नमस्कार दोस्तों, आज पहला एपिसोड आपका तजुर्बा। यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे तजुर्बेकार लोगों के पास, और हर एक के पास एक नायाब और अलग तजुर्बा होता है। चाहे वो कहीं का शेफ हो, चाहे वो कहीं का वेटर हो 30 साल से, या कोई एस्टैब्लिश बिजनेस ओनर हो, हम सबके पास एक तजुर्बा है जिसे लोग सीख सकते हैं। और इस सीरीज में हमारे साथ आज जुड़े हैं दिपिन क्वात्रा। वेलकम दिपिन। और दिपिन हमारे तजुर्बा के बहुत सीनियर मेंबर हैं। पिछले 4 साल से ये तजुर्बा के एक तरीके से फाउंडर मेंबर हैं। जब गुड़गांव में तजुर्बा शुरू हुआ था तब से ये मेंबर हैं। तो आज पहला पॉडकास्ट और इंटरव्यू इनके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इनकी स्पेशलाइजेशन और इनका तजुर्बा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत गहरा है। मुझे खुद इनकी एडवाइस से और इनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस से बहुत सारा फायदा हुआ है, और बहुत सारा फायदा लोगों को होता रहता है, क्योंकि इनकी गाइडेंस हमेशा बहुत जेन्युइन होती है और उसमें किसी भी तरह का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। ये अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखते हैं। दिपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। तो दिपिन, आप को कितने 4 साल हो गए तजुर्बा में? राइट, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ओके, 5 साल हो गए। आपकी जर्नी कैसी रही तजुर्बा में 5 साल? मेरी जर्नी बहुत रोलर कोस्टर रही। जब मैं पहली बार तजुर्बा में आया था तो मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और अनरियलिस्टिक थी, जो कि बिजनेस को लेके थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे बिजनेस नहीं मिला, लेकिन तब तक मुझे समझ में आया नहीं था कि तजुर्बा और नेटवर्किंग होता क्या है। सेकेंड ईयर से मुझे समझ में आने लगा कि तजुर्बा इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशन, इट इज मोर अबाउट गिविंग। जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली बिजनेस, तजुर्बा, नेटवर्क अपने आप बिल्ड होता रहता है। जैसे जैसे मैं सीखता रहा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहा। मैं फाइनेंस का आदमी हूं, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो मैंने 5 साल में तकरीबन 5-7 करोड़ का बिजनेस तजुर्बा से ऑलरेडी कर चुका हूं। एंड मैं जब भी तजुर्बा में बिजनेस करता हूं तो मैं हमेशा जब बिजनेस अनाउंस करता हूं तो मैं साथ में एक लाइन लिखता हूं, टू बी कंटिन्यूड। अब वो मेरे जो ग्रुप में या मेरे साथी लोग हैं उसमें क्लीशे बन गया है। अगर मैं वो लाइन ना यूज करूं तो लोग लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एवर ग्रोइंग जर्नी है और ये चलता रहेगा। तो टू बी कंटिन्यूड को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, इसका क्या? टू बी कंटिन्यूड का मतलब है कि जब भी हम तजुर्बा से, जितने लोग तजुर्बा से जुड़ते हैं, ये एक बिजनेस कम्युनिटी है, नेटवर्किंग कम्युनिटी है, तो सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मुझे बिजनेस मिले। टू बी कंटिन्यूड का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 करोड़ का बिजनेस अनाउंस कर दिया तो हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं। हम 1 का 2 जाएंगे, 2 का 4 जाएंगे, 4 का 10 जाएंगे। तो टू बी कंटिन्यूड इज इन द सेंस दैट बिजनेस आता रहेगा और करते रहना है। तो ये तो था आपका तजुर्बा के साथ तजुर्बा, लेकिन आपका अपना एक तजुर्बा है, प्रोफेशनल तजुर्बा है, जो आपकी एक्सपर्टीज है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, जिसमें भी आपका बहुत सारा तजुर्बा है, बहुत सारी लर्निंग है और बहुत सारी एडवाइस आप लोगों को देते हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वहाँ वो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आपने क्या क्या किया इस पे, और उस सारे तजुर्बे का हमारे व्यूअर्स को क्या फायदा? मैं एक फाइनेंशियल मार्केट स्टूडेंट हूँ। मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ते हुए तकरीबन 23 साल हो गए हैं और आगे भी स्टूडेंट ही रहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते। द मोमेंट यू स्टॉप रीडिंग एंड लर्निंग यू आर डन। तो आज भी हमने सुरेश सर से यही सीखा है। मुझे सुरेश सर और एलन मस्क में एक बड़ी सी सिमिलरिटी लगती है कि वो हमेशा लर्निंग की बात करते हैं। और अगर आपको धंधे में, बिजनेस में या लाइफ में कुछ अर्न करना है तो पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसमें से एल हटाना है और अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम भी वैसे ही है। हम काफी पढ़ते हैं, इक्विटी को हम कोर्स समझते हैं। हमने ये सीखा है, समझा कि वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें, वेल्थ क्रिएशन 2 तरीकों से बनती है, या तो धंधा करने से या किसी के धंधे में निवेश करने से। हर आदमी धंधा तो कर नहीं सकता। द अदर वे ऑफ मेकिंग वेल्थ और क्रिएटिंग वेल्थ इज थ्रू इन्वेस्टिंग इन समबडी एल्सेस बिजनेस। दिस इज व्हाट वी प्रपोज और वी मार्केट और वी एनकरेज पीपल टू डू सो। तो इक्विटी, जिसको हम को ओनरशिप या फिर बिजनेस या फिर शेयर होल्डिंग ये कहते हैं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक एंड क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग रन। तजुर्बा की जर्नी भी इसमें बड़ी हेल्पफुल रही है, जहां पे हमें कितने सारे बिजनेस ओनर से और कितने सारे बिजनेस को समझने का मौका मिला और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जिसमें लगा कि इस बिजनेसमैन को अगर सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मार्केटिंग हेल्प से, तो कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है, जिसमें वो बिजनेसमैन अपने लिए और हमारे लिए और जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और सबके लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करेगा।
सो ये बड़ी अच्छी जर्नी रही है। तो हमारा काम बेसिकली इक्विटी से वेल्थ क्रिएट करना है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो SME IPOs हो जिसमें सर बहुत आजकल रेकमेंड करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ये सब उसके तरीके हैं। तो मेरे हिसाब से 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो आज जर्नी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। जो बिल्कुल भाई अभी शुरू करना है, चाहे वो जॉब में है या बिजनेस में है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ इन्वेस्टमेंट की नहीं, नंबर 1। दूसरा, जो ऑलरेडी कुछ अच्छा कमा रहे हैं और समझते नहीं इन्वेस्टमेंट है क्या। तीसरा, जो ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इन तीनों को अगर हम एक एक करके पकड़ें कि पहला जो लोग शुरू करना चाहते हैं, अभी तक किया नहीं है इन्वेस्ट, अभी इनकम भी कम है लेकिन यंग है, आज से शुरू करेंगे तो एज इज ऑन देयर साइड, तो 20-25 साल में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन उनकी हो सकती है, उनके लिए एडवाइस। फिर हम आते हैं उनका जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं जानते हैं, उनके लिए, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं काफी सारी, उनके लिए एडवाइस। पहला वाला जो इन्वेस्टर है वो है जिसने अभी अभी पैसा कमाना शुरू करा है, और जब भी आप उससे इन्वेस्टमेंट की बात करो उसका एक ही रोना होता है कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं ही नहीं। साइकोलॉजी में एक मिस्टर पार्किंसंस लॉ कहते हैं हम, पार्किंसंस लॉ कहता है दैट जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ऐसा देखा गया है कि लोगों का एक्सपेंस भी उस इनकम के इक्वलेंट बढ़ता है, या कहीं ऐसा देखा कि ज्यादा बढ़ता है। मतलब अगर आपकी इनकम 100 रुपये बढ़ रही है तो आपका खर्चा 150 रुपये बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि आप पार्किंसंस लॉ की तरफ जब जा रहे हैं तो आपको उस पार्किंसंस लॉ को ब्रेक करना है। मतलब अगर आपकी इनकम 100 रुपये बढ़ रही है तो आप कोशिश करेंगे कि खर्चे 50 रुपये बढ़े। तो जो पहले तरीके का इन्वेस्टर है सुरेश जी, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि पहले तो आपको एक्सरसाइज सीखनी है बजटिंग की। अगर आप टेक्नोलॉजी डिजिटल को निकाल दें अपनी लाइफ से, जो हमारे दादाजी थे या फोर फादर्स थे, उनका एक बड़ा अच्छा कल्चर था कि वो अपने खर्चे लिखते थे कॉपी पेन के ऊपर। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उन्होंने क्या खर्चा करा, उनके पास 1-1 रुपए का चवन्नी का भी हिसाब होता था। आजकल हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं बट वी डू नॉट बजट आवर एक्सपेंसेस। तो अगर हम सिंपल एक्सरसाइज करने शुरू कर दें कि अब हर खर्चा हम बजट करना शुरू कर दें और उसको 3 हिस्सों में बांट दें, विच इज वन इज द नेसेसिटी एक्सपेंस, जो कि जरूरतमंद खर्चा है, रोटी कपड़ा मकान, आज की डेट में ट्रैवल और फोन, ये ऐसे खर्चे हैं जिसको आप you cannot give away these expenses, these are necessity, you will have to incur। इसमें आप बच्चे की ट्यूशन फीस भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो अगला खर्चा है जिसको हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कहते हैं, ट्रैवल, महंगी गाड़ी, डाइन आउट करना, पिक्चर देखना, महंगे से महंगा नया से नया आईफोन खरीदना, ये सारे खर्चे हैं जो आप फॉरगो कर सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिशनरी या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि अपने नेसेसिटी एक्सपेंसेस को 50 रुपए तक सीमित कर दीजिए, जो कि ये ग्लोबल डेटा कहता है कि चाहे आप डॉलर्स में $1000 कमाएं, चाहे इंडिया में 1 लाख रुपए कमाएं, जनरली आपके जो जरूरतमंद खर्चे हैं वो 50-60% में पूरे हो जाते हैं। और अगर आपकी इनकम 2 लाख हो जाती है तो वो खर्चे उतने ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो रोटी 2 की जगह 4 नहीं खाएंगे, या कम हो जाएगी तब भी आप आधी नहीं खाएंगे, भूख तो उतनी लगेगी। तो द इजीएस्ट वे एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो ऐसे इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए वो बजटिंग करनी चाहिए। बजटिंग करने के बाद उनको पता लगेगा कि हाँ वो भी अपना पैसा सेव कर सकते हैं, फिर वो इन्वेस्टिंग वाली स्टेज आएगी जहाँ तो ये बहुत खूबसूरत एडवाइस है कि आप अपने खर्चे लिखना शुरू करें और 50 से 60% के बीच में आपकी नेसेसिटी, जो रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल और छोटा मोटा ट्रैवल एंटरटेनमेंट के ऊपर आप खर्चते हैं, वो 60% के अंदर खर्च करें। तो बाकी के 40% को क्या करें? वो सर बाकी के 40% में से आप 10 से 20% अपने इमरजेंसी खर्चों के लिए या अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में रख सकते हैं, और जो 20% बचा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द इजीएस्ट वे फॉर एनी लेमन इन्वेस्टर इज अ बिगिनर इज टू स्टार्ट अ SIP, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अपने इनकम से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और करते रहिए अगले 20-30 सालों के लिए, जिसमें आपके लिए कंपाउंडिंग काम करे और उससे जैसे सर ने कहा 20-25 सालों में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाए। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहे आप कोशिश करिए कि आपके खर्चे उतनी पेस से ना बढ़े, और जो डिफरेंशियल है वो आप इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। हम इसको कहते हैं 50-30-20 रूल, कि 50% आप नेसेसिटी एक्सपेंसेस पे खर्च कीजिए, 20% आप डिस्क्रिशनरी पे खर्च कीजिए, और जो बचा हुआ 30% है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें से मैं कहूँगा एक 5% चैरिटी भी करनी। हाँ उसमें से मैं, हाँ बिल्कुल मैं बहुत अच्छी सर ने बात करी, और जब से सर ने ये चैरिटी वाला मॉडल बताया था 5% वाला, औरों का तो पता नहीं, मैंने तो 3 साल पहले इम्प्लीमेंट कर लिया था। व्हाटएवर मनी है मेक, ये 5% भी फिक्स नहीं है, अगर आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप 1%, 2%, 10 भी कर सकते हैं, जैसे हम 10 पढ़ते थे
बट यस, जिस सोसाइटी से हम कमा रहे हैं उसको कुछ देना हमारी एक ड्यूटी है। तो अब दूसरी कैटेगरी जिनके पास पैसा है, कमा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, उनके लिए आपकी एडवाइस? सर उसके लिए एक मैं बहुत अच्छी दो कहानियां सुनाता हूँ। दो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, एक का नाम था सर आइजैक न्यूटन, दूसरे का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। और ऐसा हमने सुना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं दैट कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये पता तो सबको है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी लोगों को नहीं पता। और जो लोग फाइनेंस को समझते हैं, जो फाइनेंस की बाइबल है जो हम सबने पढ़ी है, उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें ये कहानी दूसरे तीसरे चैप्टर में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर दुनिया में विख्यात हैं, ही वॉज द मैन विद द हाईएस्ट IQ एवर इन द वर्ल्ड। 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उस टाइम नोबेल प्राइज मिला तो ही गॉट सम few million dollars, $2-3 million उनको प्राइज मनी मिली थी। अब जब इतना सारा पैसा मिलता है तो इंसान को पता तो होता नहीं क्या करना है, तो आसपास बहुत सारे एडवाइजर्स हो जाते हैं। तो किसी ने उनको एडवाइस दी कि आप ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब थे तो वो दूसरी तरह के इन्वेस्टर, मगर उन्होंने काम तीसरी तरह के इन्वेस्टर वाला करा, ट्रेडिंग। ओके। उन्होंने खूब ट्रेडिंग करी, पैसे बनाए। तो जो लोग थोड़ा सा फाइनेंस को समझते हैं उनको पता होगा कि वर्ल्ड में 1929 में क्या हुआ था। 1929 इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन राइट एंड रिसेशन। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, द साइंटिस्ट विद द हाईएस्ट IQ, वाज ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड मार्केट क्रैश एंड ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो आइंस्टाइन साहब उस मार्केट से नेगेटिव हो गए कि यहाँ तो कोई पैसा कमा नहीं सकता। मतलब इवन अ साइंटिस्ट विद द हाईएस्ट IQ कैन नॉट प्रेडिक्ट मार्केट्स एंड मेक मनी इन द मार्केट्स। ओके। फिर किसी सज्जन ने उनको एडवाइस दी कि जी मार्केट में पैसा ट्रेडिंग में नहीं, वेटिंग में। यू नीड टू चेंज द अप्रोच फ्रॉम ट्रेडिंग टू वेटिंग। फिर उनको कंपाउंडिंग का किसी ने वो समझाया, तो जो भी उनके पास पैसा बचा वो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जब तक वो जियो इन्वेस्ट करते रहे, तब उन्होंने ये चीज का मैजिकल फॉर्मूला देखा जो हम सब अपने 9th की क्लास में पढ़ते हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, व्हिच इज A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to the power n। इन्वेस्टिंग की जो पावर है वो R में नहीं है जिसको लोग चेस करते हैं, व्हिच इज रिटर्न, वो N में है, व्हिच इज टाइम। आइंस्टाइन साहब ने भी यही चीज समझी और फिर उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करा और बहुत पैसे बनाए। जब बहुत पैसे बन गए तब उन्होंने ये कोट दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन की जो सेकंड तरह का इन्वेस्टर है, वो कह तो अपने आप को इन्वेस्टर है, मगर वो कर तीसरी तरह का काम कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टर अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर इक्विटी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करता रहे और पैसा पार्क करना ना छोड़े, तो वो बहुत पैसे बनाएगा। आप सबने ICU में अगर कभी आपका कोई रिलेटिव रहा होगा तो वहां पर कार्डियोग्राम देखा होगा। कार्डियोग्राम वो चीज होती है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि देखो जी, अगर ये लाइन सीधी है ना तो पेशेंट चला गया भगवान के पास, अगर ये लाइन जिगजैग है तो पेशेंट जिंदा है। विच मीन्स कि आपकी लाइफ, मार्केट्स, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेट लाइन है तो समझिए लाइफ खत्म होने वाली है। वैसे भी इन्वेस्टिंग है, जैसे हम FD में पैसा लगाते आ रहे हैं, उसमें रिटर्न्स लीनियर है, एक ही डायरेक्शन है। कोई भी चीज जो मार्केट लिंक्ड है, या लाइफ हो चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो, उसमें लाइन जिगजैग है, ऊपर नीचे उतार और चढ़ाव है। तो सेकंड तरीके का जो इन्वेस्टर है उसको इस उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस को मैनेज करना है। होता क्या है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो आदमी पैनिक हो जाता है, पैनिक में बाहर निकल जाता है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट चल रही होती है उसको स्टॉप कर देता है। ये नहीं करना, ये समझना है कि ये साइकिल है, खराब साइकिल भी आएगी, अच्छी साइकिल भी आएगी, बने रहना है। और जब भी मार्केट में गिरावट आए इन्वेस्ट करना है, लंबे रेस का घोड़ा का एटीट्यूड रखना है, तभी पैसे बन सकते हैं। और पैसे को म्यूचुअल फंड्स में, प्राइवेट इक्विटी में, स्टॉक्स में, इक्विटी के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब में थोड़ा थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से पार्क करना है। तो जो तीसरे तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिनको अच्छा पैसा होता है, अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, कुछ लोग प्योर ट्रेडिंग करते हैं। हाँ जी सर, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो सर, पर्सनली तो मैं ट्रेडिंग करना सबको डिस्करेज करता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग में किसी ने पैसे नहीं बनाए। मैं YouTube की वीडियोस देखता हूँ, नेट पे पढ़ता हूँ, इसने 2 लाख रुपए महीने में कमा लिए, 10 लाख कमा लिए। मैं उनसे के सवाल पूछता हूँ कि आज का भगवान कौन है जी? गूगल। मैं कहता हूँ ठीक है, आप गूगल खोल के बैठ जाओ, मैं गूगल खोल के बैठ जाता हूँ। आप मुझे 50 ट्रेडर्स का नाम बताओ जिसने बहुत वेल्थ कमाई है। मैं आपको 5000 इन्वेस्टर का नाम बताऊंगा जिसने बहुत वेल्थ कमाई है। आंकड़े आपके सामने हैं, 5000 वर्सेस 500।
इनफैक्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक किताब है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ट्रेडर, उसके ऑथर हैं मिस्टर जेसी लिवरमोर। ये वो आदमी है जिसने ट्रेडिंग से खूब पैसा कमाया। अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन एंड में इस आदमी ने सुसाइड करा। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपके इमोशंस को बहुत ऊपर नीचे करती है और आप अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते हो और इमोशनल होके आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आपको नहीं लेने चाहिए। इन्वेस्टिंग इज अ बोरिंग जॉब जिसमें आप ज्यादा देखते नहीं हो, तो पैसा आराम से बनता है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो और जो उतार चढ़ाव को इजीली टैकल कर सकते हो, तो आप ट्रेडिंग में जाइए। मैं सबको रेकमेंड, देखो ट्रेडिंग इज लाइक अ वीडियो गेम व्हिच वी यूज्ड टू प्ले व्हेन यू यूज्ड टू कम टू होम फ्रॉम आवर बस स्टॉप। तो रास्ते में वीडियो गेम की शॉप्स आती थी जिसमें 2-2 रुपए कॉइन होते थे, तो वो मजा देते थे, पैसा तो ज्यादा था। तो ये ट्रेडिंग भी एक एडवेंचरस है। तो ट्रेडिंग एक बहुत 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 टफ काम है। अगर आपको लगता है कि आप 100 रुपए में से 20 रुपए लूज कर सकते हैं, वही पैसा ट्रेडिंग में डालिए और आपको पूरा ट्रेडिंग में टाइम देना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, जो कि हम इंडियंस में तो नहीं है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन या लॉसेस बुक करना वो हमारी फितरत नहीं है। एक ट्रेडिंग में कहावत है सर, कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट्स गो लॉन्गर। दिस इज व्हाट हैज टू बी फॉलोड इन ट्रेडिंग एज पर बुक्स, बट 95% ऑफ द पीपल फॉलो उल्टा, वो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को लंबा चलाते जाते हैं, क्योंकि इस उम्मीद में कि आज नहीं कल कवर हो जाएगा। ईगो भी है सर, ईगो भी है जो आपको लॉस बुक करना नहीं देती है। तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को, कई तो नहीं, जो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है, उनका इमोशंस पे भी कंट्रोल है और कमा भी पाते हैं। पर जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम होना चाहिए, फुल टाइम ट्रेडिंग आप करें, पार्ट टाइम नहीं हो सकता। दूसरा, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, स्किल पूरी सीखी हुई होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा, इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, फियर और ग्रीड, लॉस कट करने की हिम्मत और प्रॉफिट को धैर्य से आगे बढ़ाने की। तो ट्रेडिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट में आए। और ट्रेडिंग कुछ ही लोगों के लिए होती है, वो वही कमा पाते हैं जो इतना कुछ सीख पाए और धैर्य रख पाए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट में तो सब कोई कमा पाता है, दैट इज ए नोन फैक्ट। एक बेसिक डिफरेंस क्या है सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा इजी है, क्योंकि उसको आपको एग्जीक्यूट करने में सिर्फ खरीदारी करनी है, सेलिंग नहीं करनी, और लॉन्ग टर्म है। जब आप ट्रेडिंग में प्लान्स बनाते हैं तो वो प्लान्स पेपर बड़े अच्छे बनते हैं, जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में अपने आप को गलत प्रूव करना पड़ता है, जो इंसान नहीं कर पाता साइकोलॉजी। और एक बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई लोग मैथमेटिक्स समझते हैं, आपने और मैंने सबने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। हमारे पास टाइम है सर, अगर मैं छोटी सी चीज को समझाऊं तो? हाँ, वो एडिट कर लेंगे बात। तो प्रोबेबिलिटी अगर सब लोगों ने पढ़ी है, जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हैं, तो उसमें ये बोला जाता है द चांसेस ऑफ एन इवेंट इन टर्म्स ऑफ ऑड एंड फेवर, दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सुरेश जी, अभी आज 25 मई 2 बजे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 15 मिनट बाद यानी 2:15 बजे आप क्या कर रहे होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी % है? अगर आप जवाब दे देंगे कि मैं 2:15 बजे आपके साथ लंच कर रहा हूँ और 100% प्रोबेबिलिटी है। 100% प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपसे पूछूं कि 25 मई 2030 आप 2:15 बजे क्या कर रहे होंगे? कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी मतलब चीज, आप कोई स्पीच दे रहे होंगे, किसी से इंटरव्यू कर रहे होंगे, कहीं कोचिंग दे रहे होंगे, या लंच कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अगर जिंदा रहा उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी % है कि आप 25 मई 2030 को 2:15 बजे लंच कर रहे होंगे? फिलहाल तो 0 है, कुछ नहीं पता, अननोन। 5% ले लेते हैं। ओके। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इन शॉर्ट टर्म द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डूइंग अ थिंग इज वेरी हाई, which is 100%, and the probability of occurrence of an event in the long term is 0%. ये तो ह्यूमन की बात हो गई कि हम अभी क्या कर रहे होंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी वाले एग्जांपल को हम ले जाते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। आप बताइए कि सबसे बेहतरीन कंपनी इंडिया की कोई ब्लू चिप? रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। रिलायंस ले लेते हैं। अभी 2 बजे रिलायंस का भाव 2500 रुपए है। मैं आपसे पूछूं 2:15 बजे 15 मिनट बाद रिलायंस का भाव कितना होगा? 2, 4, 5, 10 रुपए ऊपर नीचे। 2510 रुपए होगा या 2520 रुपए होगा? 2520 ले लेते हैं। इसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है सर कि 2520 ही होगा? कोई पता नहीं। 5% ज्यादा है प्रोबेबिलिटी है, कम है? खैर मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, बता नहीं सकता, बट ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है दिन भर भाव। What I'm trying to ask is कि रिलायंस का भाव आधे घंटे बाद 2500 से 2550 होगा या 2450 होगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट तक कम ही होगी, हाँ कम है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो है ही नहीं। आप नोबडी नोस कि आधे घंटे बाद उसका प्राइस क्या होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 साल बाद अगर आज रिलायंस 2500 रुपए है तो 2030 में 25 मई को इसका प्राइस क्या होगा रफली? तो मैं सोचता हूँ कि 5 से 10 हजार में कहीं भी हो सकता है। 5000 ले लेते हैं, 4000 ले लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है या ज्यादा है? ज्यादा ही है, क्योंकि इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, बहुत वेल्थ क्रिएशन करी है पास में, इन्होंने रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है सर। तो बेसिकली आप इन सवालों के जवाब दिए। हाँ। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था इस माध्यम से कि एक ह्यूमन जब अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन ले रहा है तो शॉर्ट टर्म में उसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। उसको पता है कि मैं आधे घंटे बाद जो एक्टिविटी अभी कर रहा हूँ 99% वही कर रहा हूँ, या लंच कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। लेकिन 5 साल बाद उसको नहीं पता कि वो कहाँ होगा या क्या काम कर रहा होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ है वो दोनों रिवर्स है। इन्वेस्टिंग में जो प्रोबेबिलिटी है दिस वर्क्स इन द रिवर्स मॉडल। शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन करना इज वेरी टफ and the probability of prediction going right is very very low, and in the long run the probability of going right is very very high. तो अब ये बताइए कि कोई 25 साल का नौजवान है और 50,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। वो इन्वेस्टमेंट के जरिए 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकता है? सर हमें एक 15-15-15 का एक रूल यूज करते हैं, विच मीन्स दैट अगर आप 15,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 15% के ऊपर वो 1 CR हो जाता है। ये तो हो गया 15 साल के लिए। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको ये हेल्प करते हैं कि आपका पैसा कितने दिन में डबल होता है। सबको पता है कि पहले FD 10% का रिटर्न देती थी तो पैसा 7 साल में डबल होता था। वो कैसे होता था उसके लिए पर्सनल फाइनेंस का रूल है, रूल 72, जिसके अंदर हम 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम मिलता है जिसमें आपका पैसा डबल होता है। तो अगर मैं उस रूल को लगाऊं और रिटर्न कंजर्वेटिवली अगर मैं 12% भी ले लूं तो इन्वेस्टिंग में 6 साल में पैसा डबल करना बड़ा इजी है। आपने उस लड़के की उम्र बताई थी 25 साल जी, और इनकम बताई थी 50,000 जी। तो 25 साल वाला नौजवान मुझे लगता है कि 55 साल तक तो काम करेगा। 60 तक कर लेते हैं आजकल, 65 में कर रहा हूँ। हाँ आप सर आप तो एवर ग्रीन है। तो मैं 30 साल का, आपने 30 साल का टाइम लिया, मैं 30 साल का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। तो he has the potential to double his money every 6 years, which means 6 साल में वो अपने पैसे डबल कर सकता है, which is 2x। 12 साल में he can convert his money to 4x, and 24 साल में he can convert his money to 12 साल में he can convert his money to 12x, 2 साल में वो 2x करेगा, 12 साल में वो 4x करेगा, 18 साल में वो 8x करेगा, 24 साल में वो 16x करेगा और 30 साल में वो 32x कर सकता है। 32x पैसा कर सकता है। तो अगर वो पहले साल में 1 लाख रुपए लगा रहा है तो 1 लाख के हो गए 32 लाख रुपए। 1 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करो तो मतलब महीने का 10,000 रुपए। 50,000 वाला 50,000 रुपए तो रहेगा नहीं, इनकम भी बढ़ेगी। तो अगर वो 2 लाख रुपए लगा रहा है तो 64 लाख, 5 लाख रुपए लगा रहा है तो 2 लाख लगा रहा है तो 64 लाख, 4 लाख लगा रहा है तो 1.5 करोड़, 8 लाख लगा रहा है तो 3 करोड़। बेसिकली अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे 20% की तो वो 30 साल में 100 करोड़ आराम से पहुंच सकता है। 32x का उसको रिटर्न मिल सकता है। और ये मैंने 12% के ऊपर लगाया है। अगर हम हिस्टोरिकली डेटा को एनालिसिस करें तो इंडिया में 14 से 15% रिटर्न निकालना अगले 20-30 सालों में बड़ा इजी है, और आने वाला टाइम तो सर पुराने टाइम से अच्छा ही रहेगा। तो अगर मैं ये बताऊं कि आप जो सेविंग करें, जो मेरा तजुर्बा रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके, अगर 30 साल का होराइजन एक 25 साल वाला रखे तो आराम से 55-60 की उम्र तक उसको 35 साल का रनवे मिलता है। और उसमें वो रेगुलर सेविंग करे, 20 से 30 हजार रुपए ही करे, और उसको 10% जैसे इनकम बढ़ती है हर साल सेविंग को बढ़ाए, और थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाए। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स अगर आप मनी कंट्रोल या कोई भी वेबसाइट खोल के देखें 18 से 20% वो रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि वेल्थ एडवाइजर नहीं एडवाइज करते, क्योंकि वो गिरते भी उतना ही है और उतना गिराव झेलना भी हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई मुझे रिस्क नहीं दिखता है। तो वो अगर रेगुलर करते रहें, 10% स्टेप अप करते रहें, और जब भी आप हेडलाइन पढ़े कि मार्केट गिर गई, मर गए, उस टाइम में आप अपनी SIP को डबल कर दे। 20 कर रहे तो 40 कर दे, 40 से 80 कर दे, सारे खर्चे बचा के, या लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहे, बढ़ाते रहे, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देने का पीरियड होता है। तो मेरी ऐसी सोच है पर्सनल, 25% तक आदमी रिटर्न निकाल सकता है अगर उतनी पेशेंस रखे 30 साल तक, जो लोगों में नहीं होती।
तो अगर वो करके देखता है तो 100 करोड़ तो आराम से बन ही जाएंगे, उससे ज्यादा ही वो तो और जल्दी बच जाएंगे सर। जल्दी बन जाएंगे और कई ज्यादा बन तो जाएंगे। 12 बोल रहा हूँ, हमने डबल मैंने 20-25% पे कैलकुलेशन किया तो 150-200 करोड़ भी बनता है। तो वो आप कॉल लीजिए अगर पेशेंस है, और पेशेंस रखनी चाहिए क्योंकि समय बीतता जाता है। मैं एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, 1947। 1991 में वी गॉट लिबरलाइज्ड, जब मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को खोला था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो 2004 के करीब 54 ईयर्स हो जाते हैं, 57 ईयर्स हो जाते हैं। तो 57 ईयर्स लगे इंडिया को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में, 57 ईयर्स। और जो अगला ट्रिलियन है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बढ़े 2014 में। तो पहला ट्रिलियन आने में लगे ऑलमोस्ट 57 ईयर्स, एंड नेक्स्ट ट्रिलियन आ गया सिर्फ 10 साल के अंदर। जी, एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 3 इकोनॉमी ऑफ 3 ट्रिलियन, जी। एंड अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। अगर कोविड ना आया होता तो हम 2-3 साल पहले 3 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके होते। जी। तो रफली पहला ट्रिलियन 57 ईयर्स में आया, दूसरा 10 ईयर्स में आया, तीसरा 8 साल में आया। एक्सपेक्टेड है कि चौथा 6 साल में आ जाएगा। और आप सब लोग इकोनॉमिक टाइम्स में या सारे बिजनेस चैनल्स पे ये फिगर देखते होंगे दैट वी आर ऑन एन रूट टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। मैं कह रहा हूँ 2030 तक नहीं बनेंगे, 32 तक बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगला ट्रिलियन 5 साल में आ जाएगा, उसका अगला ट्रिलियन 3 साल में आ जाएगा। तो होता क्या है कि लाइफ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में एक साइकिल कॉमन है। आप पहले 10 साल मेहनत करते हैं, आपके रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते, लेकिन जो अगले 5 साल रिटर्न आते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हर जगह चलता है, इकोनॉमी में भी चलता है, लाइफ में भी चलता है, बिजनेस में भी चलता है, कंपनीज में भी। एप्पल कंप्यूटर्स पहले 20 साल लगे उनको, लेकिन उसके बाद जो जे कर्व बना, जिसको जे कर्व बोलते हैं, Absolutely. आज एप्पल $5 ट्रिलियन कंपनी बन गई। तो जो इन्वेस्टिंग और जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है जो आप और हम बात कर रहे थे, उसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 15-20 साल बाद आना शुरू होता है। जैसे हम वॉरेन बफेट को भगवान मानते हैं इन्वेस्टिंग का, 50 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का, लेकिन पहले 30 साल में वो $1 बिलियन तक पहुंचे थे। लेकिन जो 30 to 40 ईयर था, उनकी वेल्थ 1 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंच गई थी। 10 साल में उन्होंने 100x के रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट्स में निकाले, लेकिन वो तभी आए जब वो बंदा इन्वेस्टमेंट में बना रहा। तो हम बार बार हर इन्वेस्टर को यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो एसेंस है, इट इज टाइम विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिटर्न। और 90% दुनिया रिटर्न के पीछे भागती है, और अगर उनकी एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम में रिटर्न नहीं आता तो वो या तो इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं या इन्वेस्टमेंट से शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बातें। अब बात करते हैं आपके बारे में। हाँ जी सर। दिपिन क्वात्रा, आप अपने बारे में कुछ बताओ कि हाउ ओल्ड आर यू? आई हैव जस्ट टर्न 40। 40। और आप व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम इन लाइफ? हाउ डू यू लिव योर लाइफ एज ए पर्सन, एज दिपिन क्वात्रा? आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन। तो मैं एक चीज से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ सुरेश सर की, कि जिस सोसाइटी से आप पैसा कमा रहे हैं, उस सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं। उसमें से आधे लोग हैं जो आपसे ऊपर है, आधे लोग हैं जो आपसे नीचे हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप उन लोगों को देखो जो आपसे नीचे हैं। अगर लाइफ में स्ट्रेस चाहिए तो उन लोगों को देखो जो लाइफ से आप में ऊपर है। मेरे फादर 1997 में एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने यही बात सिखाई थी कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो न्यूट्रल रहो, लोगों से इंस्पायर हो, एम्बिशन लो, मगर कंपैरिजन मत करो। तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि लोग ऊपर वालों को देख के परेशान हो जाते हैं और नीचे वालों की मदद नहीं करते, क्योंकि आधे लोग आपसे ऊपर, आधे लोग नीचे हैं। तो अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो और आप नीचे लोगों को मदद करते हो अपलिफ्ट करने में, उन लोगों को आप तक पहुंचने में, तो आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। मैं इस वैल्यू सिस्टम में बहुत बिलीव करता हूँ। I always try to help people professionally or in other ways who are below me. इसमें सिर्फ पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप बिना पैसे की भी बहुत सारी चीजों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी का नाम न्यू वर्टिकल है? मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आपने कब से अपना काम शुरू किया? सर जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट, मैं तीनों चीजों को ना एक साथ लेके चलता हूँ कि तीनों चीजों में सब कुछ एक जैसा ही होता है। लाइफ, धंधा और इन्वेस्टमेंट की लीनियर लाइन नहीं है। मैंने पहला अपना वेंचर 2011 में शुरू करा था, तो बिजनेस की समझ बिल्कुल जीरो थी, तो वो 2 साल में फेल हो गया था क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई थी। ब्रोकिंग का काम था। 2014 में मेरे कोई क्लाइंट थे जिन्होंने कहा तो मेहनत बहुत करते हो, सारी मेहनत रियल एस्टेट में करो तो बहुत पैसे बनेंगे।
14 में दूसरा वेंचर शुरू करा था, बट 14 भी जो लोग रियल एस्टेट को जानते हैं 2014 वाज द पीक इन रियल एस्टेट, उसके बाद मार्केट क्रैश करी, तो वो भी 2 साल में फेल हो गया। धंधा तो करने का बचपन से शौक था, लेकिन धंधा करने के बाद ऐसी हालत हो गई, खाने के वांदे हो गए। तो आई हैव सीन दैट टाइम। तो आता क्या था फाइनेंस, और ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने पढ़ाई करी तो आप भूखे नहीं मर सकते। तो जब हैंड टू माउथ हो गए थे बिजनेस में और 2 लॉसेस हो गए थे और 2 वेंचर फेल हो गए थे, तो आई स्टार्टेड टीचिंग। सो आई हैव प्रैक्टिकली taught in B schools and few institutions into finance, whatever I have learned and I know. तो मैं इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ाता था। 2014 से 2016 तक I was a permanent faculty in couple of institutions where I have taught SAPM, which is security analysis and portfolio management, और अपना इन्वेस्टमेंट्स। और मैंने आज तक जितना भी पढ़ाई कराई है बच्चों को, कभी किताबों से नहीं पढ़ाई। मेरे करिकुलम में कोई बुक्स होती नहीं थी। मैंने कहा किताबें आपकी, ज्ञान और तजुर्बा हमारा। तो वी आई यूज्ड टू टीच माय स्टूडेंट्स थ्रू न्यूज़पेपर्स। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ाते थे, कोई भी आर्टिकल उठा के उसकी केस स्टडी करते थे। तो फिर उसके बाद सुरेश सर से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो एयरपोर्ट टॉक्स में मिला था, तो इनकी एक लाइन थी जिसने मेरे लाइफ में और दिल पे बड़ा इम्पैक्ट किया था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो क्या चाहिए? फॉर एवरी टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ यू नीड तजुर्बा और एक्सपीरियंस। तजुर्बा और एक्सपीरियंस कैसे आता है? गलतियों से आता है। जो इंसान पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएगा उसके पास बहुत कम तजुर्बा होगा। करेक्ट। जो बार बार फेल होगा उसके पास बहुत सारा तजुर्बा होगा। तो ये तजुर्बा जब आ गया था 2 बार फेल होने के बाद, तो फिर एक और वेंचर शुरू किया था, इसका नाम न्यू वर्टिकल है। इट वाज को-फाउंडेड बाय मिस्टर दीपक बत्रा, हु इज माय को-फाउंडर, एंड आई जॉइंड हिम आफ्टर 6 मंथ्स। तो इसमें हम प्रैक्टिकली हर उस एसेट क्लास में डील करते हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है। तो इसमें रियल एस्टेट भी है जिसके हम डिजिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं रीट्स के थ्रू। तो दिस इज मोर ऑफ अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म जो हर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अंदर एक्सपोजर लेती है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाती है और क्लाइंट्स को उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिटर्न्स देने में हेल्प करती है। तो 2016 में कंपनी शुरू हुई थी। अभी इस कंपनी को 7 साल पूरे हो गए हैं और हमारे पास 15 लोगों की टीम है। और कौन कौन सी एसेट क्लास में आप डील करते हैं? इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उसके अलावा प्रैक्टिकली दुनिया में ना एक 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, हम जो क्वाड्रेंट में 4 खाने होते हैं, हम क्वाड्रेंट अप्रोच पे काम करते हैं कि दुनिया में अगर किसी को पैसा लगाना है तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा कहाँ लगाना है वो भी 4 चीजें ही हैं। मतलब पैरामीटर इज आल्सो 4 इन नंबर एंड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस आर आल्सो 4 इन नंबर। तो मैं पहले पैरामीटर बताया तो सबको पता ही है, रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी एंड टाइम। एंड एसेट क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कमोडिटीज आ जाती हैं, जिसमें आपकी गोल्ड, सिल्वर, सारी कमोडिटीज आ जाती हैं। उसमें हम पैसा लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें गोल्ड और कच्चे में खरीदते हैं, और जो ट्रेडिंग होती है वो फिजिकली ट्रेड नहीं होता, वो डिजिटली ट्रेड होता है। तो उसके अंदर हम गोल्ड बॉन्ड्स या आगे जाके अगर कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उसमें पैसा लगा सकते हैं, तो कमोडिटीज में हम सिर्फ गोल्ड में रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बाकी कमोडिटीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉपर, फ्यूचर्स व्हिच इज वेरी रिस्की। तो अभी ओनली रेकमेंड टू इन्वेस्ट इन अ प्रीशियस मेटल व्हिच इज गोल्ड एंड सिल्वर। आपके पोर्टफोलियो का 5-10% हमेशा गोल्ड में होना चाहिए, बिकॉज वो एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है कि जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आएगी तो गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड की सिविलाइजेशन पैसे से पुरानी है। हाँ। पैसे की हिस्ट्री बहुत नहीं है, 500 या 1000 साल पुरानी होगी। गोल्ड की हिस्ट्री तो हजारों साल पुरानी है, क्योंकि जब पैसा नहीं था तो लोग ट्रैवल करने के लिए और खाने पीने के लिए गोल्ड एक्सचेंज करते थे, शेरफी होती थी। हाँ। पैसा, पेपर करेंसी केम वेरी लेट, सो गोल्ड इज वन, करेंसी सेकंड। बट करेंसी में भी प्रैक्टिकली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बशर्ते आप डॉलर्स होल्ड करके रख लो, तो उसमें ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्योंकि एसेट क्लास की बात होती है तो 4 एसेट क्लासेस में कमोडिटी आती है, करेंसी आती है, फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं जिसमें इक्विटी से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, और चौथी चीज सबको पता ही है जिसमें पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ है, वो है प्रॉपर्टी। तो हम भी इन 4 चीजों में ही रेकमेंड करते हैं। लेकिन 70-80% जो हमारा एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल एसेट्स में है, जिसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम हो जाती है, थोड़ा बहुत गोल्ड। और प्रॉपर्टी में भी अगर आपको आइडिया है नहीं है कि आज की डेट में आप 10,000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटली। तो अब आपको जो दुनिया में उथल पुथल हो रही है, रिसेशन आ जा रहा है, वर्ल्ड में बहुत कुछ टर्बुलेंस है, हमारी मार्केट भी 2 साल से परफॉर्म नहीं की हैं, तो क्या लग रहा है आपको गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 5 साल का?
जिसको मैंने 20 साल की करियर में मार्केट में 4 साइकिल्स देखी हैं, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर मी. आई हैव सीन दिस इन 2004, आई हैव सीन दिस इन 2009, आई हैव सीन दिस इन 2014, recent 20 and now 22 23. तो ये पांचवा ऐसा टाइम है जिसमें 2-3 सालों में मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा वर्ल्ड वाइड, जहां पर पैसे नहीं बने. लेकिन कोई भी निवेशक को ये अपने आप से पूछना है कि क्या मैं मार्केट में 2-3 साल के लिए हूं, तो भैया निकल जाओ. ये तो टाइम है एक्यूमुलेशन का. पर गोइंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है? गोइंग फॉरवर्ड सर देखो, अगर आपके इंडिया अपनी की स्टडी, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 85% डोमेस्टिक है. सिर्फ 15 से 20% एक्सपोजर हमारा वर्ल्ड वाइड है, जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर बाहर उतर पुतर होगी तो हम इफेक्ट होंगे, जिसमें सबसे बड़ी आईटी है, कुछ फार्मा है और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रेवेन्यू इंडिया से कम और बाहर से ज्यादा आता है. वरना 85% डोमेस्टिक इकोनॉमी है. आजकल तो मेक इन इंडिया के जब से इनिशिएटिव शुरू हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज खुद बनाए और खुद ही खा जाए. आपने सुना होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर गई है. अब इतने लोगों को सर्व करना है तो प्रोडक्शन तो चाहिए, और इंडिया में प्रोडक्शन होती नहीं थी, अभी शुरू हुई है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई रिसेशनरी फियर है. हाँ, वर्ल्ड में खांसी भी आएगी तो हमें भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, बिकॉज वी आर नॉट इम्यून फ्रॉम द वर्ल्ड. बट आई डू नॉट थिंक, देखो इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. इंडिया वहां पर है जहां पर चाइना 20 साल पहले था. और आपको पता है कि चाइना में 20 साल में क्या हुआ. मैं 1990 से लेकर 2010 तक की बात कर रहा हूँ. 10 साल से तो चाइना की हालत खराब है. तो वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ बिगेस्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन 10 years. अगले 10 साल हिंदुस्तान के ही हैं. अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, फिनलैंड की कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी कहती है कि हमारा आने वाला अगला सबसे बड़ा बेस अगर कहीं होगा तो वो एशिया में होगा. और एशिया में कहाँ होगा? इंडिया, हिंदुस्तान में होगा. मैंने आज से 3 साल पहले एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें बड़ा प्रभावित हुआ था. वी मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपने सुनी वो स्टेटमेंट तो ये किसकी है, अगर आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने नहीं सुना. ये सैमसंग की है. अच्छा. सैमसंग जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल फोन रिटेलर है, उसकी जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो कोरिया में है. जो सेकंड सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो इंडिया में सेक्टर 82 नोएडा में है. उसकी पंचलाइन थी, वी मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो इंडिया से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट्स कर रहा है. आज से 5 साल पहले हमने कहाँ सुना था कि इंडिया में फैक्ट्री लगा के कोई बंदा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है. और दूसरी ऐसी स्टेटमेंट आने वाली है एप्पल से. एप्पल का एक्सपोर्ट्स इंडिया से पिछले 3 सालों में 4-5 गुना बढ़ गया, और इसको भी वो 4-5 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर अगर पूरे दुनिया की बेस्ट कंट्रीज और बेस्ट बिजनेसेस इंडिया में आके धंधा करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट होगी? हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, जीडीपी इज इक्वल टू द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. सब कुछ प्रोडक्शन भी यही हो रही है, कंजम्पशन भी यही हो रही है, तो रिसेशन कहाँ से आएगा? हाँ, पेनफुल टाइम है, ये निकल जाएगा. इट इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड बिलीव. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. 2 साल से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है. और ये था दिपिन का तजुर्बा. इनकी कंपनी का नाम है न्यू वर्टिकल. नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके फोन नंबर, ईमेल आईडी और कंपनी के बारे में लिखा है. अगर आपका इंटरेस्ट हो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने में और इन्वेस्ट करने में, तो दिपिन से आप टच बेस कर सकते हैं. बहुत क्रेडिबल और रिलायबल तजुर्बा मेंबर है ये. दिपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार. एक लाइन दे सकता हूँ? जी जी, लास्ट. एक जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, उनको डर लगता है, उनके लिए हम एक टैगलाइन यूज करते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू कंज्यूम. आप अपने घर में देखिए या अपने जब आप एक्सपेंस के लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा किन किन चीजों में या किन किन सर्विसेज में या किन किन प्रोडक्ट्स में खर्च हो रहा है. Behind every product and company there is a behind every product and service there is a company. अगर आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर अच्छा लगता है तो वो कंपनी आपको एज एन इन्वेस्टर भी अच्छी लगनी चाहिए. 2-3 नाम लूंगा मैं. टाइटन की घड़ियां, टाइटन की ज्वेलरी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 ही रहेंगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं. हिंदुस्तान लीवर एक ऐसी 100 साल पुरानी कंपनी है जो 140 करोड़ इंडियन में से 130 करोड़ इंडियंस को सर्विस कर रही है. उनके 60 प्रोडक्ट हैं. उनका ये दावा है कि 9 out of 10 इंडियन यूजर्स देयर वन और अदर प्रोडक्ट. आप वॉशिंग पाउडर खरीदने नहीं जाते, आप सर्फ एक्सेल खरीदने जाते हैं. आप कॉफी नहीं खरीदने जाते, आप ब्रू खरीदने जाते हैं. आप आइसक्रीम नहीं खरीदने जाते, आप क्वालिटी खरीदने जाते हैं. तो ये कुछ उसके आप
क्रीम नहीं खरीदने आते हैं, लैक्मी खरीदने जाते हैं। लैक्मी फैशन शो, लक्स फैशन शो। मारुति की इंडिया में जनरल मोटर्स आई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, 20 साल रही, बोरिया बिस्तर बांध के चली गई। फोर्ड आई, 20 साल रही, बोरिया बिस्तर बांध के चली गई। वर्ल्ड से बड़ी कंपनी मारुति को टक्कर नहीं दे पाई इन कॉमन मैन कार। आज भी मारुति का शेयर 50% मार्केट शेयर है। और ये सारी जो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, अगर आप डेटा स्टडी करेंगे, जो सर ने बात करी थी 20-25% की, ये सारी कंपनियां 20% से आपका पैसा ग्रो कर रही हैं पिछले 20 साल से, which practically means they are helping to double your money in every 3.5 years। और कंजम्पशन तो देखो, जब जिस तरीके से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड वी हैव द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, कंजम्पशन तो बढ़नी है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी जैसे मैकेंजी ने दिए हुए हैं कि अगर पर कैपिटा कंजम्पशन अगर अभी $500 की है तो वो 1000 हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया के $2000 पर एनम है, विच इज 1.5 लाख रुपए, तो वो अपने टाइम में 3 लाख हो जाएगी। और जिसकी नौकरी लगती है वो सबसे पहले अपनी कंजम्पशन हैबिट्स ही बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये था दिपिन का तजुर्बा। तो इस तरीके के हम एपिसोड और ऐसे मेहमान अपने यहाँ लाते रहेंगे जिनके पास अलग अलग फील्ड का अलग अलग तजुर्बा है, जिसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए अगर अभी तक नहीं किया है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पर इतने तजुर्बेकार एक जगह आपको मिले। थैंक यू दिपिन।